This is Naman Gupta from Government JP Verma College, and I am delivering a lecture for BBA 5th semester, Unit 3rd, subject Marketing Research, and topic is Sampling Design. So first of all, we will see that what is universe or population. Okay, so universe और population जो है वो आपकी अंटायर अग्रीगेशन होती है जिसमें से आप सैंपल को ड्रॉन करते हो, आपने सैंपल को कलेक्ट कर किया। सैम्पल क्या होता है, तो ये एक स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग जो कि आपका पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, वो सैम्पल कहलाता है। ठीक है, वही पॉपुलेशन एलिमेंट जो है वो क्या होता है, तो एक एक सिंगल यूनिट पॉपुलेशन का वो आपका पॉपुलेशन एलिमेंट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए, यदि एक यूनिवर्सिटीज़ में से आपने 1000 बच्चे में से आपने 100 बच्चे रैंकिंग अब चूज़ कर लिया कि रैंकिंग करेंगे, ठीक है, और आपने वो 100 स्टूडेंट्स चूज़ किया है रैंकिंग के लिए, तो वो सैम्पल्स कहलाएगा और उस पॉपुलेशन का एक एक स्टूडेंट वो पॉपुलेशन एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 1000 स्टूडेंट है तो उसमें से एक एक पॉपुलेशन एलिमेंट कहलाएगा। तो ये है आपकी मेन जो आपका यूनिवर्स क्या है, सैम्पल क्या है और पॉपुलेशन एलिमेंट क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि सैम्पलिंग क्या कहलाता है। तो सैम्पलिंग जो है, सैम्पलिंग एक प्रोसेस है या टेक्निक है सुटेबल सैंपल को चूज़ करने के लिए। एक स्मॉल पार्ट को आप सिलेक्ट करते हैं क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंड एनालिसिस के लिए, ताकि आपका जो पॉपुलेशन है उसकी आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटरमाइन हो सके होल पॉपुलेशन की। तो इसलिए जो है आपकी सैम्पलिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हो। सो सैम्पलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, मीन्स आपको सैम्पलिंग ये पढ़ना है कि ज़रूरी क्यों है। तो सैम्पलिंग इज़ रिक्वायर्ड, सबसे पहला है अपने कॉस्ट को रिडक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन में एक एक यूनिट का यदि आप वहाँ पे एनालिसिस करते हो, रिसर्च करते हो, तो बहुत ज़्यादा जो है एक्सेसिवली कॉस्ट हो जाएगा। तो अपनी रिसर्च कॉस्ट को रिडक्ट करने के लिए सैम्पलिंग रिक्वायर्ड है। फिर अपने रिसर्च टाइम को कम करने के लिए एक एक है ना, इसमें कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स पे जब आप अपने जो टाइम है वो आप लगाते हो रिसर्च के लिए, तो इसमें आपका टाइम भी जो है वो सेव होता है। उसी तरीके से आपको पूरा एक स्ट्रक्चर टेस्ट यूनिट मिल जाता है रिसर्च करने के लिए। वो स्ट्रक्चर टेस्ट यूनिट जिसमें से कुछ यूनिट्स आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो उससे क्या होता है, आपको बहुत कन्वीनियंट हो जाता है आपका अप्लाई रिसर्च को अप्लाई करना, एनालाइज करना। ठीक है, और उस पर क्या करना, अपने कंक्लूज़न देना। तो इस तरीके से सैम्पलिंग से आपका एफ़र्ट जो है वो लेस हो जाता है। अब आप देखते हैं कि सैम्पलिंग के जो है वो स्टेजेस क्या होते हैं। तो स्टेजेस सिलेक्टिंग सैम्पलिंग डिज़ाइंस कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर डिफाइनिंग टारगेटेड पॉपुलेशन, सैम्पलिंग यूनिट डिटर्मिनेशन, सिलेक्टिंग सैम्पलिंग फ्रेम, साइज ऑफ सैम्पल, बजटरी कॉन्स्ट्रेंट्स और सैम्पलिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो टोटल 1 बाय 1 करके देखते हैं। ठीक है, ये है आपके टोटल आपके सैम्पलिंग के स्टेजेस सेलेक्ट करने के, जिसमें पहला है आपका डिफाइनिंग टारगेटेड पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप आपको अपनी पॉपुलेशन यूनिवर्स को डिफाइन करना है। आपका पॉपुलेशन यूनिवर्स जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, इट कुड बी ऑल्सो इनफाइनाइट। फाइनाइट जो है उसको आप अपने काउंटेबल होगा, मतलब उसको आप गिन सकते हो। ठीक है, जैसे कि किसी फैक्ट्री का कोई वर्कर्स हैं, या सिटी की जो पॉपुलेशन है वो फाइनाइट होती है, इसको आप गिन सकते हो काउंटेबल। और इनकाउंटेबल, जैसे कि स्टार्स हैं स्काई पे, वो इनकाउंटेबल, आप उसको गिन नहीं सकते। किसी रेडियो के लिसनर्स हैं वो आप गिन नहीं सकते, तो इनफाइनाइट होती है। तो आपको अपनी टारगेट पॉपुलेशन को डिफाइन करना है कि वो किस तरीके से की है। ठीक है, फिर दूसरा है आप सैम्पलिंग यूनिट का डिटर्मिनेशन करते हो। ठीक, तो सैम्पलिंग यूनिट जो है, जैसे कि आप किसी कोई फैमिली प्रोडक्ट है उस पर आप रिसर्च कर रहे हो, तो आपकी जो सैम्पलिंग यूनिट है वो सोशल यूनिट होगी। जैसे कि फैमिलीज़ को आपने लिया, या फिर कोई स्टूडेंट के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो तो स्कूल है ना, या कोई जोग्राफिकल एरिया भी हो सकता है, जैसे स्टेट है, सिटी है, कंट्री है, तो ये सैम्पलिंग यूनिट डिटर्मिनेशन के अंदर आता है। देन आप एक सैम्पलिंग फ्रेम को सिलेक्ट करते हो। इस सैम्पलिंग फ्रेम को सोर्स लिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें यूनिवर्स के सभी आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं। इट कंटेन्स ऑल आइटम्स ऑफ यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल डिक्शनरी है आपका,
ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी है, इसमें देखो इसमें क्या होता है, डिक्शनरी में A to Z सारे जितने भी वर्ड्स हैं, वोकेबलरीज हैं, सब कुछ आती हैं। तो उसमें सारे आइटम्स हैं यूनिवर्स के। फिर टेलीफोन डायरेक्टरी देखोगे तो उसमें भी जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं टेलीफोन के या उसमें सभी के नंबर्स जो हैं टेलीफोन नंबर्स वो अवेलेबल होते हैं। तो इस तरीके से टेलीफोन डायरेक्टरी। देन नेक्स्ट है आपका साइज़ ऑफ सैंपल को चूज़ करना। ये एक्चुअल में जो है साइज़ ऑफ सैंपल जो है आपका बहुत ज़्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होना चाहिए। तो साइज़ ऑफ सैंपल नेदर शुड बी स्मॉल नॉर शुड बी एक्सेसिवली लार्ज। एक ऑप्टिमम सैंपल की जो साइज़ है वो होना चाहिए जो आपकी रिसर्च की इफ़िशिएंटली और इसकी रिलायबिलिटी को बना के रखे। देन आपको बजटरी कॉन्ट्रास्ट भी देखना है, इसमें कॉस्ट कंसिडरेशन को ध्यान में रखा जाता है बिकॉज इट्स अ प्रैक्टिकल पॉइंट, क्योंकि ये आपकी इम्पैक्ट इट विल इम्पैक्ट ऑन योर रिसर्च, ठीक है। इट विल ऑन योर रिसर्च डिसीजंस, जो भी आप लोग डिसीजंस लोगे रिसर्च के लिए, ठीक है। तो आपका साइज़ ऑफ सैंपल जो है वो आपके बजट के अंदर होना चाहिए ताकि आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सको। देन लास्ट है सैम्पलिंग प्रोसीजर को चूज़ करना। तो इसमें क्या करता है रिसर्चर मस्ट बी डिसाइड द टाइप ऑफ सैम्पल। सबसे लास्ट में ही विल यूज़ एंड द टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग, वो डिसाइड करता है कि उसको कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करना है और कौन सा सैम्पल उसको चूज़ करना है। तो ये जो है रिसर्चर वो डिसाइड करता है। तो सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो आपका लास्ट स्टेज होता है। तो इस तरीके से आपने टोटल ये देखी 6 स्टेजेस कौन कौन सी है। तो सबसे पहला टारगेटेड पॉपुलेशन को डिफाइन करना, फिर अपने सैम्पलिंग यूनिट को डिटरमाइन करना, आपको अपने सैम्पलिंग फ्रेम को सिलेक्ट करना है, साइज़ ऑफ सैम्पल्स को देखना है, बजटरी कॉन्स्टेंट्स को ध्यान में रखना है और सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो लास्ट में आपने चूज़ करना है। उसके बाद फिर आपने देखना है कि सैम्पलिंग प्रोसीजर को चूज़ करने के लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो 2 तरीके की सैम्पलिंग टेक्निक होती है, ठीक है, जो वो कोई भी है रिसर्चर वो चूज़ करेगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देखो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपकी आती है, पहला 3 सैम्पलिंग है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक और क्लस्टर। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। ये क्या होती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है इसमें आप सिंपली सिलेक्ट कर लेते हो। जैसे कि 100 लोग हैं, उसमें से आपने 2 लोगों को चुन लिया, 3 लोगों को चुन लिया, इसमें आप रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने मन से, जैसे 100 बच्चे स्टूडेंट्स हैं, उसमें से दो को किसी भी अपने मन से आपने उसको उठा दिया, तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाएगी, बिना सोचे समझे। फिर इसी में यदि सिस्टमेटिक आप सैम्पलिंग है, तो सिस्टमेटिक में आप देखो तो इसमें सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको चूज़ करते हो। जैसे कि पहला आपने रैंडम सेलेक्ट किया किसी को भी, उसके बाद फिर 10वां स्टूडेंट उठाया, फिर 20वां स्टूडेंट उठाया, फिर 30वां स्टूडेंट उठाया, ठीक। तो इस तरीके से इन सब के बीच में देखोगे तो 10-10 का डिफरेंस मिल रहा है, तो इसको कहते हो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग कहलाता है ये, ठीक है। तो पहले एट अ रैंडम सिलेक्ट करना, उसके बाद फिर एक मैनर्स में सिलेक्ट करना, मीन्स एक सिस्टमेटिक मैनर में सिलेक्ट करना। तो दिस इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो अगला है क्लस्टर सैम्पलिंग, नेक्स्ट इज। तो इसमें पहले रैंडम सैम्पलिंग होती है, क्लस्टर सैम्पलिंग में रैंडमली आप सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर जैसे कोई प्रोडक्ट है ना, उसको आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद फिर आप उसको देख रेख करोगे, पूरा उसको इन्वेस्टिगेट करोगे, उस प्रोडक्ट की ऑब्जर्वेशन करोगे, तो यही क्लस्टर सैम्पलिंग कहलाती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बाद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आती है। यहाँ पे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है, इसमें आता है पहला आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस मीन्स अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है सैम्पलिंग को या सैम्पल्स को चूज़ करना। जैसे मेरी नॉन कोई पर्सन है या नॉलेजेबल है और मैं उनसे कोई क्वेश्चनर को यदि हम फिल करवाते हैं, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हुआ, ठीक। मतलब अपनी सुविधा के अनुसार हमने क्या किया, ये भाई हम जानते हैं तो इनसे भरवा लेते हैं, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जजमेंट में, अपने जजमेंट के बेस पे एक को सिलेक्ट कर लिया और फिर उनसे कहा कि आप अगले पर्सन्स को सिलेक्ट करो, तो ये जजमेंट सैम्पलिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब जजमेंट के बेस पे कि ये बेटर होगा, ये इट कुड बी बेटर, तो हमने एक जजमेंट कर दिया। उसके बाद उनसे कहा कि अब आप डिसाइड करें कि अगला जो है वो यूनिट कौन सा हो सकता है, ठीक है, सैम्पलिंग यूनिट।
तो ये जजमेंट सैम्पलिंग कहलाता है। फिर आता है आपका नेक्स्ट स्नोबॉल। स्नोबॉल में देखो पहला जो एलिमेंट है वो प्रोबेबिलिटी की इन 3 मेथड, ये तीनों मेथड में से किसी भी एक के थ्रू आप सेलेक्ट यूनिट्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो सैम्पल। उसके बाद फिर जो बाकी के यूनिट्स हैं वो आप फिर अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या अपनी नॉलेज है, आपकी एडिशनल नॉलेज है, उसके बेस पे सिलेक्ट करते हो। तो ये स्नोबॉल टेक्निक कहलाता है। तो ये इस तरीके से प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के 3 टाइप्स हैं। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ये होता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है ये बायस्ड फ्री होती है, इसमें किसी तरीके का बायस नहीं होता है, ठीक है। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इट कुड बी बायस, है ना, क्योंकि इसमें कम होगी संभावना फॉल्ट होने की, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक मैनर में की जाती है, ठीक है। इसमें हर एक यूनिट को इन्वॉल्व होने का इसमें फ्रीडम होता है, ठीक है। पॉपुलेशन की जितनी भी एक एक सिंगल एलिमेंट्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, इसलिए इसमें बायस्ड फ्री होता है या लेस बायस्ड होता है। बट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में इट कुड बी बायस्ड, क्योंकि अपनी कन्वीनियंट के बेस पे कर रहे हैं, अपनी जजमेंट के बेस पे, या हमने जो अनुमान लगाया उसके अनुसार कर रहे हैं। तो इस तरीके से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बायस्ड होती है, ठीक। तो ये जो है आपका टेक्निक्स है, सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो हियर्स फॉर ये आपका जो है टेक्निक कंप्लीट होता है। तो हियर्स आई कंप्लीट माई वीडियो। थैंक यू सो मच।